चलिए बच्चों, आज हम लोग अपने क्लास को आगे ले चलते हैं। आज हम आपके प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई क्षेत्रफल त्रिभुज होगा, मान लेते हैं एक छोटा सा त्रिभुज इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, ये आपका कर्ण कहलाता है और ये आपका लंब कहलाता है, ठीक है भाई। इसमें आपको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस पूरे ने कितना जगह घेरा है उसको दिया है। तो सबसे पहले जो जो दिया उसे लिख लेते हैं कि दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 36 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर, ठीक। आपको दिया हुआ है इसका आधार। तो सबसे पहले जो जो दिया रहता है उसे नोट कर लीजिए। आधार है आपका 12 मीटर, कितना है, 12 मीटर है भाई आधार, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको पता करना है, ठीक है। ऊंचाई क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, एच आपको ज्ञात करना है। तो मान लेना, माना त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एच है। ऊंचाई को क्या मान लेना, एच, चाहो तो आप एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है भाई। तो माना त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, एच है। इसलिए अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। और अच्छा, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 36, लिख लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे में होता है ऊंचाई। ये आपका क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई, ठीक है। और ये आपको दिया 36, क्लियर है यहाँ तक का। चलिए अब वैल्यू रखो 1/2, आधार कितना है 12, ऊंचाई को हमने क्या माना h 36, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार में, तो इधर क्या बचा 6h और इधर 36। मुझे h का मान ज्ञात करना है, तो ये 6 गुणे में है, इधर आएगा किसमें होगा, भाग में। 6 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। h का मान कितने आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही तो हमको पता करना था, क्या h का मान। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज की ऊंचाई, अतः करके लिख लेना भाई, ठीक है ना। अतः त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर है, ऐसे। ये आपका पहला प्रश्न बन गया भाई। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। आपको इसको याद रखना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर जो क्षेत्रफल दिया था उसे रख दिए, ऊंचाई को h माना था, h कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए लिख लीजिए इसे। और दूसरा प्रश्न, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इस टाइप का प्रश्न। तो हम लोग अब देखेंगे तीसरा प्रश्न भाई, ये कैसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा और नहीं बनेगा तो फिर बिल्कुल बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न आप देखेंगे। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ठीक है भाई। हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से त्रिभुज बना लेते हैं और ये इसको नाम दे देते हैं ABC। और यहाँ पर क्या बनता है, आपका कोण बनता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी कि अंदर के कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री प्राप्त होता है, 180 अंश प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ बोले, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, दूसरा कोण से 15 अंश अधिक है, तो हम इसको मान लेंगे दूसरा कोण, ये पहला कोण और ये आपका तीसरा कोण। तो दूसरे कोण को हम मान रहे हैं, मान लो x डिग्री। तो पहला कोण को क्या बोला है, पहला कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तो यह रहा आपका दूसरा कोण और उससे ये 15 डिग्री अधिक, यानी कि ये वाला कोण x + 15 डिग्री होगा। आगे चलिए, और तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से कितना डिग्री अधिक है, 25 डिग्री। तो दूसरा कोण ये रहा और तीसरा कोण ये रहा। तो दूसरा कोण से तीसरा कोण, जो तीसरा कोण है वो दूसरे कोण के दुगने से कितना डिग्री, 25 डिग्री अधिक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, तीनों कोण प्राप्त हो गया।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे मान के लिखेंगे। माना त्रिभुज का दूसरा कोण क्या, दूसरा कोण x अंश है, x डिग्री है, तब त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण क्या हो जाएगा, 15 डिग्री ज्यादा है दूसरे से, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 अंश, तथा तीसरा कोण, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरे कोण के दुगने से, ये दूसरा कोण के दुगने से कितना, 25 डिग्री ज्यादा है। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, सभी कोण प्राप्त हो गया भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग निकालेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, ये बोला है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, 180 अंश होता है। अब लगा दीजिए, तीनों कोण को जोड़ दीजिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर कितना, 180 अंश। कोण ए का मान रखो x प्लस 15 डिग्री, प्लस बी का मान रखो x डिग्री, समझ में आ गया। चलो सी का मान रखो 2x प्लस 25 और बराबर में 180। x x 2x कितने x है, 4x, ये जुड़ जाएगा 4x, 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40। ठीक, और इधर है आपका 180, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में होगा, तो इधर बचा आपका 4x, 180 माइनस में कितना हो जाएगा, 40, 4x, 180 में 40 जाएगा, 140 बचेगा। मुझे x का मान निकालना है, 4 गुणे में है, पक्षांतर करूंगा तो क्या भाग में आएगा, क्या 4 से डिवाइड करो इसे, 4 से कटेगा आपको 4 तिया 12, कितना बच गया, 2 बचा, 14 में 12 चला गया और 20 बना, 4 पंचे 20, तो x का मान कितना आ गया, 35। तो मुझे पता चला कि इसका जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण है वो कितने डिग्री है, दूसरा कोण आपका 35 डिग्री है। ठीक है भाई, तो अब हम निकाल लेते हैं। अतः पहला कोण, तो पहला कोण क्यों क्या माने हैं हम लोग, x प्लस 15 डिग्री, x की जगह वैल्यू रखो, x की जगह रखेंगे 35, 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक, दूसरा कोण, दूसरा कोण कितना आया है, 35 डिग्री। तीसरा कोण निकालो, तीसरा कोण, तीसरा कोण कितना है, 2x प्लस 25, 2 x की जगह क्या रखना है, 35 प्लस 25, 35 का दुगना कितना होगा, 70 और 25 कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। और सबको जोड़ के देख लो, 50, 35 और 95 को कितना आएगा, 180 आ जाएगा। इस तरीके से देखो, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण निकल गया भाई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है वो आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हम लोग उदाहरण में बना लिए थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न, ये त्रिभुज का परिमाप, परिमाप भी आप याद कर सकते हैं, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका परिमाप निकल जाएगा। छठवां प्रश्न भी आपसे बन जाएगा, इस तरीके के भी प्रश्न देखे हैं हम लोग, और ये आपका सातवां भी बन जाएगा। ठीक है, और आठवां, नौवां, यहां तक तो पूरा आपका बन जाएगा। पांचवा नहीं बनेगा, चलो एक काम करता हूँ, पांचवा बता देता हूँ, फिर बाकी छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये पूरा आपका बन जाएगा। 10वां प्रश्न की तरह भी हम लोग क्या किए हैं, उदाहरण में बनाए हैं। तो मैं आपको सीधा 12वां प्रश्न बताऊंगा 5वां के बाद। तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, बाकी के बीच के जो प्रश्न है वो पूरा आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा भाई। उसके बाद भी अगर नहीं बनेगा तो फिर आप लोग हमें बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न 5वां देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा का परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना है। तो सबसे पहले मान लेना
त्रिभुज के परिमाप को माना त्रिभुज का परिमाप x सेंटीमीटर है, इतना। आप चाहो तो ABCD कुछ भी मान सकते हैं। अब तब प्रश्न में जो लगा उसके अनुसार एक भुजा, पहली भुजा पता करते हैं। एक भुजा क्या बोला है, उसके परिमाप का, परिमाप को क्या माने x का मतलब होता है गुणा, कितना है 1/4 गुना है, ऐसे बोला है। तो 1 का x के साथ गुणा होगा x ही होगा और नीचे 4 का 4, तो x/4 सेंटीमीटर पता चल गया पहली भुजा त्रिभुज की। अब दूसरी भुजा निकालते हैं। तो दूसरी भुजा में आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी भुजा आपको दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक। तीसरी भुजा पता करते हैं। तीसरी भुजा क्या बोला है, परिमाप का 2/5 है। परिमाप को हमने क्या माना है x का 2/5, 2 का x के साथ गुणा 2x और बटे में 5 और ये आ गया 2x/5 सेंटीमीटर। तो हमको सभी भुजा मिल गया। और परिमाप का मतलब होता है, इसलिए प्रश्नानुसार परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, ठीक है ना भाई। और आपको कितना दिया हुआ है, सभी भुजाओं का योग, परिमाप ही तो पूछा है कितना है, तो लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ दो, ठीक है। तो चलिए सभी भुजाओं का योग जोड़ो, क्या है आपका x बटे में 4 प्लस 7 प्लस 2x बटे में कितना हो जाएगा 5, यही है। देख लो पहले तीनों भुजाएं, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप हमने क्या माना है x, तो इधर क्या रख लेना आप लोग, x बराबर में रख लेना। तो इधर क्या है आपका x। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, और इनका लसा लेंगे तो लसा लेने पर क्या आएगा 20 आएगा। 4, 1 और 5 के लसा लेंगे क्या आएगा 20। 4 से अब नीचे वाली संख्या से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 4 से 20 को भाग दो, कितना आएगा 5। 5 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो यानी x के साथ, तो कितना बनेगा 5x प्लस 1 से 20 को डिवाइड करो, कितना आएगा 20 आएगा। 20 को 7 के साथ गुणा करो, कितना आएगा 140 आएगा, प्लस 5 से 20 को डिवाइड करो, कितना आएगा 4, और 4 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो यानी कि 8x आएगा। क्या इतना समझ में आ गया। अब ये 20 गुणा में, सॉरी भाग में इधर आएगा तो किसमें होगा गुणा में, तो ये हो जाएगा आपका 20x, और इन दोनों को जोड़ो 8 5 13x प्लस 140। क्या इतना समझ में आ गया। चलिए अब x वाले को एक साइड ले आइए, तो ये 20x माइनस का 13x, और इधर क्या बचेगा 140। 20 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 17x, सॉरी 7x जी, कितना बचेगा 7x, और ये 140। मुझे x का मान ज्ञात करना है, तो ये 7 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या भाग में होगा, क्या इतना होगा, भाग में होगा, ठीक है। चलिए अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 20 बार में, तो हमको पता चल गया कि x का मान कितना है 20, यानी कि अब हमको तीनों भुजा ज्ञात करनी है। तो दूसरा भुजा तो आपको मालूम है, तो हमको पूछा क्या था, यहाँ पर परिमाप भी तो पूछा था, तो मिल तो गया, अतः करके लिख देना। अतः त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा, ये निकल गया 20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। यही पूछा था त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप कितना निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा। 7 से डिवाइड होगा, ठीक है ना भाई, 7 से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, बाकी 5 6 7 8 9 10 और 11 आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर बिल्कुल आप लोग बताइए, कमेंट करके भी बताइए आप लोग, और आप लोग भी बताइए जो लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको इसका सॉल्व करके इन प्रश्नों को दे देंगे भाई। तो अब 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, ठीक। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आप लोगों का, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जलधारा की चाल
2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इधर ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए इधर एक शहर था और इधर एक शहर, और आपका जो नाव है वो इस शहर से इस शहर की ओर ऐसे जा रहा है, और जलधारा की दिशा भी क्या है, इसी तरीके से है। ठीक है ना भाई। तो जब आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये क्या है, आपका जलधारा है। ठीक है ना भाई, ये आपकी क्या है, जल की धारा है, इस तरीके से। अब इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो जाते वक्त आपको एक शहर से दूसरे शहर तक कितना घंटा लगता है, 5 घंटे लगता है। क्या इतना समझ में आया? ठीक। कब की दिशा में, जलधारा की दिशा में जा रहे हैं तब। अब जब वापस आते हैं तो हमको कितना घंटे लगता है, 6 घंटे लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो जल की धारा है जाते वक्त आपके साथ जुड़ जाता है, आपकी जो चाल थी उसके साथ जल की धारा की चाल भी एड हो जाती है। लेकिन आते वक्त ये क्या करता है, आपके आने का विरोध करता है। यहाँ से तेज बहाव से धारा जा रही है, तो आप जाते वक्त कुछ भी नहीं करते तो भी आपको वो पहुंचा देता जहां आपको जाना चाहिए था। लेकिन आते वक्त वो क्या करेगा, आपको आने का विरोध करेगा। तो जाते वक्त आपको लगा था 5 घंटे, आते वक्त आपको क्या लगा, समय 6 घंटे। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है क्या? और दूरी क्या है, दूरी सेम है। आप एक शहर से दूसरे शहर तक गए, फिर वापस भी आए, लेकिन जाते वक्त आपको लगा 5 घंटे। क्यों? क्योंकि आप जल की दिशा में गए थे और जल धारा की दिशा में गए थे। तो उस टाइम जल धारा की चाल कितनी थी, 2 किलोमीटर। ये आपको दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना भाई। तो जाते वक्त मान लीजिए आपकी चाल, जो आपकी नाव की चाल है, ठीक है ना भाई, या आप नाव में गए जाते वक्त, तो मान लेते हैं नाव की चाल कितनी थी, x। क्या इतना समझ में आ रहा है? हमने अभी नाव की चाल है कि स्पीड को माना x। तो जाते वक्त जल धारा की चाल भी आपके साथ जुड़ जाएगी। तो जाते वक्त जो आपकी टोटल चाल है वो कितनी हो जाएगी, x + 2 किलोमीटर होगा। और आते वक्त क्या होगा, जल धारा। तो आते वक्त आपकी चाल, जो नाव की चाल है वो तो x है, लेकिन आते वक्त तो ये क्या करेगा, 2 किलोमीटर आपके साथ एड नहीं होगा, इस बार आपके आने का विरोध करेगा। तो आते वक्त जो आपकी चाल है, यानी कि नाव की चाल है, कितना हो जाएगा, x - 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आपको पता चला चाल, ये आपका पता चला समय, और यहाँ भी है ये आपका समय, और ये है आपका चाल। तो आपको एक चीज मालूम करना है, हमको प्रश्न में पूछा क्या है, स्थिर बोट में स्थिर जल में बोट की चाल, तो उसके लिए हमको दूरी भी चाहिए। तो दूरी का आपको सूत्र मालूम होगा। दूरी कैसे निकालते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर मैं यहाँ से दूरी निकालूं तो ये इसके साथ किसमें आ जाएगा, गुणा में आएगा गुणा में, अगर मैं दूरी निकालूं तो। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये तो इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो अंतिम में दिया रहता है उसे मानेंगे। तो माना स्थिर जल में बोट की चाल, माना स्थिर जल में, स्थिर जल मतलब शांत जल में, स्थिर जल में बोट की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। ठीक है, और आपको दिया हुआ है जलधारा की चाल, जलधारा की चाल कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर ये जाती है जलधारा की जो स्पीड है। तब अब हम निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब इधर इतना तो आपको दिया हुआ है, इसको हमने माना है। तब बहाव की दिशा में बोट की चाल, अब ध्यान से देखना भाई, बहाव की दिशा में बोट की चाल या नाव की चाल बोल सकते हो। तो बहाव की दिशा में ध्यान से देखना, नाव की चाल कितने माने हैं, बोट की चाल को x, और बहाव की दिशा में तो जलधारा की भी जो चाल है वो जुड़ जाएगी, तो x + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो हो गया बहाव की दिशा में चाल। अब हम करेंगे बहाव की विपरीत दिशा में, तथा बहाव की विपरीत दिशा में बोट की चाल। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका x - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं आपको जस्ट अभी इससे पहले आपको बताया हूं, इतना हो जाएगा। अब निकालेंगे चाल, अब इसका वास्तव में चाल निकालेंगे, इसलिए
बहाव की दिशा में चाल, बहाव की दिशा में चाल, और चार बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। ये होता है, वास्तव में हम दूरी निकाल रहे हैं, लेकिन दूरी कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से निकालते हैं भाई। तो बहाव की दिशा में चाल कितना दिया है, चाल दिया है आपका x + 2, रखो यहाँ पर x + 2। ठीक, दूरी नहीं मालूम तो दूरी को मान लेते हैं हम लोग x। समय कितना दिया है, बहाव के टाइम में समय दिया था 5 घंटे लगता था। अब ये 5 को इधर गुणा कर दीजिए तो ये बनेगा आपका 5x + 10 बराबर में क्या हो जाएगा x। क्या इतना होगा, क्या बताइए, क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक आया समझ में। अच्छा, इसको एक काम करना है, x तो पहले से मान चुके हैं, तो x किलोमीटर पहले से मान लें, तो दूरी को कुछ और मान लेना, इसको d मान लेना। डिस्टेंस यानी क्या होता है, दूरी होता है भाई, वरना गड़बड़ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको क्या मान लेना, d मान लेना। तो इसको देना समीकरण नंबर 1, क्या देना इसको, समीकरण नंबर 1 दे देना। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हो गया बहाव की दिशा में चाल। अब निकालेंगे, अब बहाव की विपरीत दिशा में चाल, बहाव की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल। तो ये कितना हो जाएगा बहाव की विपरीत दिशा में चाल, तो चाल का सूत्र तो वही होता है, दूरी बटे में समय। क्या इतना समझ में आ रहा है, बहाव की विपरीत दिशा में चाल क्या थी, x - 2। अच्छा, दूरी तो उतना था, क्योंकि गया भी उतना आया भी उतना, इस कारण दूरी क्या होगा, d होगा। लेकिन समय कितना लगा, 6 घंटे। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6x - 2, और इधर क्या बचेगा, d। इसको देना समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 में दोनों पक्ष में क्या है, d है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान से देखो, आप ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण 2 से d के मान को समीकरण 1 में रखने पर आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इधर हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, या ऐसे लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या समीकरण 2 से d के मान को समीकरण 1 में रखने पर आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 5x + 10, और इस d की जगह यहाँ से मान रखेंगे 6x - 2। क्या इतना समझ में आया, चलिए अब हल करते हैं। संख्या वाले को एक साइड ले चलते हैं, और x वाले को एक साइड ले चलते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका 6x, इसको यही रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो -5x। क्लियर है, ये 10 अपनी जगह है, ये माइनस में था, इधर आएगा किसमें होगा, प्लस में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। कितना होगा, 12। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, x, यानी कि x का मान कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या चीज है आपका, स्थिर जल में बोट की चाल। इसी को तो माने थे क्या ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, एक मिनट, हाँ, अरे सॉरी, यहाँ गुणा करना भूल गए हैं। ये बनेगा 6x, ये 6x हुआ था, -12 बनेगा, सॉरी यहाँ भूल गए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -12। ठीक है, -12 हो जाएगा, तो ये माइनस था तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 22। तो x का मान कितना हो जाएगा, 22। थोड़ा यहाँ गुणा करने में मिस्टेक हो गया था, 6 का गुणा इसके साथ तो कर दिया था, लेकिन 6 का -2 के साथ गुणा करना भूल गया था, तो ये बनेगा -12। ठीक है, तो अतः ये देखो निकल के आ गया, तो लिख देना, अतः स्थिर जल में बोट की चाल कितना होगा, स्थिर जल में बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना रहेगा। यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी हो गई थी, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये रहा आपका प्रश्न होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है।